नमस्कार दोस्तों, सारांश आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो प्रकाश का जो श्रृंखला चल रही है उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आए। उनके आधार पर उन्होंने बताया कि कक्षा 10 के एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर हैं, तो उस सीरीज़ को हम शुरू कर देते हैं। प्रकाश वाली जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है 1-2 दिन में हमारी 2 कक्षाएं होनी क्या हो जाएं, शुरू हो जाएं। तो आज 10वीं के चैप्टर को लेकर चलेंगे। 10वीं का पहला ही जो अध्याय है उसके बारे में बातें करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, आप तक कक्षाएं निःशुल्क पहुंचती रहेंगी और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। सीईटी का जो पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी जो प्रश्न आए थे वो सभी प्रश्न, ये मान के चलिए कि 80 से 90% जो पेपर था वो हमारे ही नोट्स में से था। ऑफलाइन जो कक्षाएं हम चलाते थे उस ऑफलाइन कक्षा के जो नोट्स थे उन नोट्स में से 80% या 90% जो प्रश्न आए हैं वो उसी में से ही आए हैं। तो उस कड़ी को हम निरंतर रूप से चालू रखेंगे और आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी क्या मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। आज हम बात कर लेते हैं जो हमारा है एक टॉपिक रसायन विज्ञान का। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये जो आपका टॉपिक है वो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, वहां उसके लिए भी लाभदायक है। और 10वीं कक्षा के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है 10वीं की बोर्ड कक्षाओं को देखते हुए, तो वहां के लिए लाभकारी है ये। हम इसको शॉर्ट में करवाएंगे, ज्यादा हम बात करें तो डीपली इसका अध्ययन नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर से जो काम की चीजें हैं, जो 10वीं कक्षा में आने के लायक हैं, जो योग्य हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। आज 14 फरवरी भारतीयों के लिए ये एक ब्लैक डे, काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उस शहादत को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप में से अधिकांश युवा शायद इस 14 फरवरी को, 14 फरवरी इसको एक नया जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसको बना रही है। क्या है वो? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे बना रही है आज की युवा पीढ़ी 14 फरवरी। लेकिन याद रखना, ये किसी प्रेम दिवस के लिए नहीं है, ये हमारी शहादत दिवस के रूप में, ये शहीदी दिवस है। हो सकता है बहुत से मेरे युवा भाई बहन वो इसको वैलेंटाइन डे के रूप में बना रहे हैं। तुम देते रहे अपनी मासूकाओं को प्रेम पत्र और गुलाब और अपनी मोहब्बत को दर्शाते रहे। वो अपनी मोहब्बत देश के लिए निभा गए, देश पर लुटा गए, अपने देश के लिए वो मोहब्बत कर गए। और लहू से जो गुलाब, आप लाल रंग का गुलाब अपनी मासूकाओं को देते हैं, वो गुलाब उन्होंने लाल रंग अपने लहू से सींच कर दिया भारत माता को। तो याद रखना, उन शहीदों के प्रति यदि आपका थोड़ा सा भी फर्ज है, देश के लिए फर्ज है, थोड़ी श्रद्धांजलि अगर उन शहीदों को देना चाहते हैं तो उनको नमन कीजिए, ना कि ये पाश्चात्य संस्कृति के इस दिवस को बनाइए। ये तो सभी बना सकते हैं और ये तो कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो एक विशेष दिन, वो एक विशेष दिवस जिस दिन ये नृशंस, एक अपराध, एक आतंकवादियों की साजिश इस देश में घुसने की, उस आतंकवादी घटना को, उन आतंकवादियों को
भारत में रोकने का जो प्रयास इन्होंने किया है, उनकी शहादत को नमन करना चाहिए। मैं पुनः एक बार फिर से उन शहीदों को नमन करता हूं। हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन सोचना जरूर मेरे युवा भाइयों, युवा बहनों, ये सोचना कि हम क्यों इतने निकृष्ट होते जा रहे हैं, क्यों हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर का देशभक्ति, हमारे अंदर की वो जुनून देश के प्रति कुछ करने का, वो कहां गया। और कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम आर्मी में जाके देश की सेवा कर सकें। आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना ही देशभक्ति है। यदि हम एक अध्यापक हैं तो अपने उस अध्यापन के कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से और भ्रष्टाचार मुक्त होकर निभाएं। यदि हम क्लर्क हैं तो उसको बहुत बखूबी से निभाएं, बिना भ्रष्टाचार के। यदि हम आईएएस ऑफिसर हैं तो उसको बखूबी निभाएं। अगर प्रत्येक आदमी, प्रत्येक विभाग से संबंधित यदि व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करने लगे तो वो एक प्रकार से देशभक्ति है। आप वहां से देशभक्ति का नारा लगा सकते हो, देशभक्त बन सकते हो। अपने कार्य को ईमानदारी से करना एक प्रकार की देशभक्ति है। अपने कर्तव्यों को, अधिकारों से पहले हमें अपने कर्तव्य भी याद रखने चाहिए। जो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है, हम अधिकारों की बात कर लेते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। अपने अधिकारों के लिए हम कोर्ट में चले जाते हैं, जबकि कर्तव्य जो दिए हुए हैं हमारे मूल संविधान में, हम उनको भूल जाते हैं। तो अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाना भी देशभक्ति है। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, देशभक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाइए। और ये दायित्व युवाओं का है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को सच्ची श्रद्धांजलि, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, उन वीर क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी उनकी वो आहुति पूर्ण होगी जब हम अपना कार्य बखूबी रूप से निभा पाएंगे। आपको जागने की आवश्यकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हम कुछ उसके टर्मिनोलॉजी को एक बार देख लेते हैं, जो उसमें आएंगी उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है अपना अभिकारक, या इसका एक नाम और भी है क्रियाकारक। ये क्या होता है? अभिकारक या क्रियाकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक या क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक कहलाते हैं। जिनके बिना अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है वो क्या कहलाते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों ही क्या हैं? क्रियाकारक हैं। ये दोनों ही क्या हैं? क्रियाकारक हैं। जिनके बिना अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और एक होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। उत्पाद, इसको हम क्रियाफल भी कहते हैं। उत्पाद या क्रियाफल, ये क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, अभिक्रिया के संपन्न होने पर जो बने वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जो अंतिम पदार्थ होता है अभिक्रिया का
क्या कहलाता है? उत्पाद। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आपका क्या है? उत्पाद है, जो अभिक्रियाओं के संपन्न होने पर बनता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारकों के मध्य होने वाली क्रिया जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो? उत्पाद का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा संयोजित होते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं वो क्या है? अभिकारकों के मध्य होने वाली जो क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ रहे हो? अब रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। प्रकार एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और एक होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ये है आपके क्रियाकारक, ये है क्रियाकारक, और ये है अपना उत्पाद। इन क्रियाकारकों में जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यदि दोनों बराबर हैं तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और यदि वो बराबर नहीं है तो वो समीकरण कहलाती है असंतुलित अभिक्रिया। यहां हमने दो लगा दिया, तो यहां देखें जरा, मैग्नीशियम के यहां हमने दो कर दिए, इस तरफ मैग्नीशियम के भी दो हैं, दोनों तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन के इस तरफ दो हैं और इस तरफ भी दो हैं, तो मैग्नीशियम के परमाणु और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु प्रत्येक क्रियाकारक उत्पाद में यदि बराबर हैं तो उस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित किसे कहेंगे? यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है अभिकारक और उत्पाद दोनों में, जैसे कि ये बात कर रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्रियाकारक में मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक है, इसका मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, और इस समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। और इसका एक दूसरा और भी नाम है, इसको हम कहते हैं कंकाली समीकरण भी इसको हम कहते हैं। संतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब इसको हम संतुलित कैसे करें? अभिकारक और उत्पादों की संख्या को बराबर कैसे करें? समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो देखें जरा। यदि इसी की अभिक्रिया की यदि हम बात करें, मैग्नीशियम के यहां कितने परमाणु हैं? इस प्रकार से लिख लेते हैं कि परमाणु कौन कौन से हैं? तो एक परमाणु आपका मैग्नीशियम का है और एक परमाणु आपका ऑक्सीजन का है। उत्पाद में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या। अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने हैं? एक है, और उत्पाद में कितना है? एक है। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने हैं? दो हैं, और यहां कितने हैं?
एक हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके को इस ऑक्सीजन उत्पाद में जो है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ सॉरी यहां, हाँ ठीक है, यहां 2 है और यहां 1 है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहां इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां 2 से गुणा होने पर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये समीकरण फिर आपकी क्या बन जाएगी, संतुलित। संतुलित समीकरण करते समय 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो हमें कोई भी यदि संख्यात्मक मान यदि लिखना है तो संख्यात्मक मान हमें हमेशा आगे लगाएंगे, यहां किसी के भी यहां नहीं लगा सकते और ना ही यहां लगा सकते, क्योंकि इस सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा और सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, तो 2 हमेशा आगे लगाना है। तो यहां हम 2 लगा दिए हमने, तो यहां 2 लगाने पर मैग्नीशियम के 2 हो गए और ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो 2 लगाने पर अब मैग्नीशियम के कितने हो गए, मैग्नीशियम के यहां 2 हो गए और यहां मैग्नीशियम का 1 ही है। ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए हमने यहां मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, और अब ये समीकरण हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई है। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। इस प्रकार से यदि हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो इस समीकरण को, इस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। इस प्रकार से जब हम सारणी बनाकर समीकरणों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से हम समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। पेपर में समीकरण संतुलित करनी आ सकती हैं आपकी, तो आप समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार की, और अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले हम लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसी को ही हम योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन का मतलब जुड़ना, और जुड़ेंगे कितने, एक ये और एक ये, तो 2। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक या 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ या एकल उत्पाद का यदि निर्माण करें, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन का मतलब जुड़ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े, अभिकारक आपस में जुड़े और एकल उत्पाद का निर्माण कर दें, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से मानकर चलना कि आएगा ही आएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर बार रिपीट भी होते हैं, लेकिन इस बार आपकी किताबें बदली हुई हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का जो फेवरेट, जो इससे जो इसका उदाहरण बन रहा है, वो है कोयले का दहन। पेपर में यही पूछा जाएगा, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन कार्बन होता है। दहन का मतलब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी और इसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, निर्माण। तो कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और इसमें कितने पदार्थ आपस में जुड़े, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इसी प्रकार सल्फर का दहन लिख सकते हैं हम, सल्फर का दहन। सल्फर के दहन में S+O2 और क्या बन जाएगा, SO2। ये भी आपका कौन सी अभिक्रिया है, ये भी आपकी कौन सी अभिक्रिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। ये भी सल्फर का दहन और इसमें भी एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है 2 के जुड़ने से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन आपका
संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है। इसके बाद बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की। संयोजन के बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में होता है, इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन। अपघटन का मतलब होता है पदार्थ का टूटना, और टूटेंगे कितने? एक ही पदार्थ टूटेगा। तो एकल पदार्थ का दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटना या दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में टूटना, एकल अभिकारक या एकल पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? एक उदाहरण है आपका फेरस सल्फेट FeSO4। इस FeSO4 को गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? टूट जाता है। कब? जब हमने उसको हीट किया, जब हम उसको गर्म करेंगे। एकल उत्पाद था, गर्म किया, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को यदि हम संतुलित करें तो क्या होगा? इसमें देखना, Fe के इस तरफ दो हैं तो Fe के दो है, और यहाँ Fe का कितना है? एक। ये यहीं से ही पता चल जाएगा कि यहाँ Fe के दो है, यहाँ Fe, तो यहाँ तो दो लगा नहीं सकते हम, तो कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे तो अब इस दो की प्रत्येक के साथ गुणा होगी। तो Fe के दो हैं, Fe के दो हैं। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 दूनी 8, और यहाँ देखें तो 3 और 3 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गई। सल्फर के कितने हैं? 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये समीकरण आपकी दो लगाने से संतुलित भी हो गई। ये थी आपकी कौन सी अभिक्रिया? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के हम प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद में आगे की हम चर्चाएं जारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर बच्चे तक ये चैनल पहुंचे, ये कक्षाएं पहुंचे, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।